हमारा तीसरा पार्ट है ये फोर्स कंसेप्ट का। पहले दो पार्ट में आप लोगों ने फोर्सेस के लॉज, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, एफ इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ, उसको देखा। और जो हमारे पास कुछ फोर्सेस हैं जिनके जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन फोर्सेस से हमेशा इनकाउंटर करते हैं, एक ग्रेविटेशनल पुल, वेट जिसे कहते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उसके नॉर्मल जो फोर्स लगता है उसको आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हो, और तीसरा फोर्स एक स्ट्रिंग की वजह से जो आपको फोर्स मिलता है उसको टेंशन आप बोलते हो। इन तीनों फोर्सेस को लेके आपने कई सारे क्वेश्चन करे, तो थोड़ी देर तक हम लोग एक और दो क्वेश्चन हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर करते हैं, फिर तीनों को मिला के करते हैं और उसके बचे हुए समय में फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आप पुली प्रॉब्लम्स कहते हैं। पुली प्रॉब्लम, इसमें आपके पास एक पुली है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग जो है वो लिपटी हुई है, इसको m1 मास मान लीजिए और इसको 20 kg ले लेते हैं, और दूसरे एंड पे आपके पास एक m2 मास है और ये आपके पास जो m2 मास है, इस m2 मास को 5 kg ले लेते हैं। ये सिस्टम को हम रेस्ट से शुरू करेंगे। रेस्ट से शुरू करने का मतलब ये सिस्टम आपके पास जो है इसको हमने रोक के रखा हुआ है और उसके बाद रेस्ट से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये मास नीचे जाना शुरू करेगा, ये मास ऊपर जाना शुरू करेगा। ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपके पास मासलेस है, और मासलेस होने के अलावा ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, ये आपके पास जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी रहेगी। उसके अलावा आपके पास ये जो पुली है, ये पुली भी हमेशा हमारे केस में जब भी हम पुली लेंगे वो हमारे पास पुली क्या रहेगी, मासलेस। पुली मासलेस रहने की वजह से ये पूरे के पूरे जो आपके पास स्ट्रिंग है उसमें टेंशन सेम रहती है। जब आप रोटेशनल मोशन में पहुंचोगे और पुली का मास लोगे तो दोनों तरफ पे टेंशन अलग हो जाती है। अभी आपके पास सिंप्लिसिटी के लिए पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। और अब आपके पास ये सारी चीज़ होने के कारण अगर ये आपके पास m1 वाला नीचे आएगा, m2 वाला ऊपर आएगा, m1 वाला जितनी डिस्टेंस आपके पास नीचे आएगा, m2 वाला उतनी ही डिस्टेंस ऊपर जाएगा। m1 वाला आपके पास जिस रेट के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, उसी रेट से यानी उसी स्पीड से m2 वाला जो है वो आपके पास ऊपर की तरफ जाएगा। और इनके जो एक्सेलरेशन है, m1 जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, m2 उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो इतनी सारी बातें सोचते हुए ये हमारा पहला क्वेश्चन एलिमेंट्री। तो अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, ये सफिशिएंट लेंथ है इसकी, पुली से टकराएगा नहीं कोई ब्लॉक। और आपके पास हमें करना क्या है, वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का मतलब इस m1 और m2 में जो एक्सेलरेशन है वो निकालना है। और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो रस्सी है इसके अंदर कितनी टेंशन है वो हमको और कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग अब जो शुरुआत करोगे उस शुरुआत में आपको जो यूज करना है वो आपके पास है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में आपके पास एक सिस्टम होगा, यानी या तो m1 मास होगा या m2 मास होगा। जब आप m1 मास को सोचोगे तो इसके सराउंडिंग में ये m1 अगर आपके पास, ये m1 आपके पास अगर सिस्टम है तो इसके सराउंडिंग में सिर्फ ये स्ट्रिंग है। अर्थ को हमेशा लेना है और उसके अलावा जो इसको ठीक टच कर रहा है वो आपके पास क्या रहेगा, इसके अंदर का सराउंडिंग। तो जब आप FBD बनाओगे m1 की, तो FBD ऑफ m1 में आपके पास क्या करते हैं, दो एक्सेस आप लेते हो। एक एक्सेस आपके पास वो होती है जिसके अलाउंग मोशन हो रहा है, एक एक्सेस वो होती है जो आपके पास मोशन के परपेंडिकुलर है। यहाँ सारे फोर्सेस देखोगे और यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में देखोगे। तो आपके पास यहाँ पे एक पूरे स्ट्रिंग के अंदर T की टेंशन जो है वो आपके पास मौजूद होगी, और यहाँ पे आपके पास इस पे m1g डाउनवर्ड
टेंशन टी ऊपर की तरफ होगी, और इन सारे फोर्सेस की वजह से ए का एक्सेलरेशन इसके ऊपर कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो ये m1g नीचे, t ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो नेट फोर्स जो हमारे पास सेकेंड लॉ है F इक्वल्स टू ma, नेट फोर्स क्या होगा m1g माइनस टी, और ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, m1 मास को a का एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 1 आपके पास बन गई। अगर आप FBD m2 का बनाते हो तो FBD ऑफ m2 आपके पास, इसके लिए जो सराउंडिंग है वो भी सिर्फ स्ट्रिंग है, और इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं, m2g डाउनवर्ड आपके पास लगेगा, t की टेंशन ऊपर लग रही होगी, और ये सिस्टम जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको टेंशन को m2g से ज़्यादा होना पड़ेगा, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये इक्वेशन 2 आपके पास बन गई। तो इस तरीके से आपने दोनों जो बॉडी थे उनको आपने कंसीडर करा, पहले m1 को कंसीडर किया, फिर m2 को कंसीडर किया, और उनको कंसीडर करके आपने जो दो इक्वेशन है, m2 की जगह आप जो है 5 डाल दोगे, और आपके पास m1 की जगह आप 20 डाल दोगे, g की जगह जो है वो आपके पास 10 आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20a, ये इक्वेशन 1 आपके पास हो गई। दूसरी इक्वेशन आपके पास हो गई t माइनस 50 इज इक्वल टू 5a, ये इक्वेशन 2 हो गई। बस आपने वैल्यूज रखी है m1 m2 और g की, g को 10 लिया हमने। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो 150 इज इक्वल टू 25a, और यहाँ पे आपके पास a किसके बराबर आ गया, 150 अपॉन 25, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना आपके पास आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे और ये ऊपर। इसके आगे आप पूरी काइनेमेटिक्स जो है जितनी आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। टेंशन के लिए आप किसी भी इक्वेशन को ले लो, पहली इक्वेशन ले लो, तो 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20a, a की जगह आप 6 रख दो, तो 200 माइनस टी इज इक्वल टू 120, टेंशन जो डेवलप होगी वो कितनी होगी, 80 न्यूटन की। तो इस तरीके से आपके पास एक न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल पुली वाला, जिसमें एक m1 मास एक m2 मास है, ये स्ट्रिंग पूरी इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है, पुली भी जो है वो मासलेस है, पुली घूमेगी पूरी घूमेगी, इसके पास एक एक्सेलरेशन भी होगा, लेकिन क्योंकि ये मासलेस है तो इस पर किसी भी टॉर्क की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको जो आपका 6th चैप्टर है वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आपको ध्यान रखना है, इस पूरी स्ट्रिंग जब तक एक रहेगी इसमें टेंशन एक ही रहेगी, इसके ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ, इस पे भी इस पे भी टेंशन ऊपर की तरफ। अगर पुली की FBD बनाओगे तो पुली में ये P की टेंशन 2 नीचे की तरफ, और ये जो सीलिंग से आपके पास ये पुली बंधी होगी, इस पे जो टेंशन आ रही होगी वो 2T की टेंशन आपके पास होगी। तो इस तरीके से आपने पहले जो है एक पुली के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करा, और इसमें दो फोर्सेस आपने देखे इन्वॉल्व थे। एक फोर्स आपके पास जो इन्वॉल्व था वो था टेंशन, और एक फोर्स आपको कभी बताने की ज़रूरत नहीं होती जो हमेशा रहता है, और वो कौन सा फोर्स है, वेट। तो दो फोर्सेस आपने देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, और उस क्वेश्चन में तीनों फोर्सेस को आप लोगे। तीनों फोर्सेस का मतलब टेंशन को भी आपको लेना है, आपको नॉर्मल रिएक्शन को भी लेना है, और वेट, उसके बिना तो अर्थ पे कोई काम हो ही नहीं सकता, वो भी आपको लेना होगा। तो ये तीन फोर्सेस के साथ हम करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 लेते हो आप इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसको शेड करने का मतलब ये फिक्स चीज़ है, ये हिल नहीं सकती। यहाँ पे आपके पास जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m1 ले लेते हैं, इसको 20 kg ले लेते हैं, और ये स्ट्रिंग आपके पास जाती है, और ये स्ट्रिंग आपके पास एक पुली के ऊपर से होती हुई यहाँ पे आपके पास एक दूसरा मास है m2 का, और वो कितना है, 5 kg। फिर से वही क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो आपके पास फिर से एक प्रॉब्लम आपके सामने है, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ।
सरफेस जो है वो आपके पास स्मूथ हैं। आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये मोशन कैसा होगा इसके बारे में हम सोच लेंगे और फिर आप खुद बता दोगे कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा होगा और डेफिनेटली यही मोशन होगा। इसका कोई एक्सेलरेशन ए का होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन आपके पास ए का होगा। ये आपके पास ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है और ये आपके पास जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से अपने राइट की तरफ जा रहा है। दोनों के जो डिस्टेंस कवर करेंगे किसी टाइम में वो सेम होगी, दोनों की स्पीड सेम होगी और दोनों की स्पीड जिस रेट से बढ़ रही है यानी एक्सेलरेशन वो भी सेम होगा। और ये सब हम लोग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपने स्ट्रिंग ली है वो स्ट्रिंग कैसी है आपके पास, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। उसकी लेंथ फिक्स है, वो बढ़ घट नहीं सकती, वो आपके पास इनएक्सटेंसिबल है। तो फिर से अब आप लोग शुरू करेंगे और एक एक ऑब्जेक्ट को हम लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं M2 की, FBD हम बनाएंगे M2 की। जब FBD M2 की आप बनाओगे तो M2 के सराउंडिंग में अगर आप देखोगे तो M2 के सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो इसके ऊपर फोर्सेस आपके पास क्या हो जाएंगे, M2G नीचे की तरफ लगेगा, T की टेंशन आपके पास ऊपर की तरफ होगी और इन सब की वजह से A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ध्यान रखना आपके पास ये जो मास है ये मैंने सिर्फ 5 kg का लिया है और ये जो मास है ये 20 kg का लिया है। तो आप देखोगे ये एक्सेलरेशन जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस M1 पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, M2 पे। कि अगर M2 थोड़ा भी हुआ तो ये सिस्टम आपके पास मूव करेगा। ये छोटा भी मास हुआ, ये बहुत बड़ा मास हुआ और सरफेसेस जो हैं वो स्मूथ हैं तो डेफिनेटली यहाँ मोशन होगा। तो अब आप देखो ये फोर्सेस हैं, ये आपके पास इफेक्ट है। तो आपके पास इक्वेशन आती है M2G माइनस टी, यानी ये फोर्स ज़्यादा होगा इससे, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ये इक्वेशन 1 हो गई। और अगर आप यहीं पे FBD ऑफ M1 बनाना चाहोगे तो FBD ऑफ M1 आपके पास ये रहा। और अब आप देखो, पहले आप फोर्सेस देख लीजिए। M1G, सबसे पहले हम वेट के बारे में ही बात करते हैं। M1G डाउनवर्ड होगा, रिएक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ होगा और टेंशन इधर। इन सब की वजह से ये आपके पास ए एक्सेलरेशन से राइट की तरफ जा रहा है। इन एक्सिस को आप बोलते हो कॉज, इस वाली एक्सिस को आप बोलते हो इफेक्ट। और इसको कर लेने से आप देखोगे जितने भी फोर्सेस के क्वेश्चन आपके पास होते हैं वो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आते हैं। तो ये आपके पास कॉज है, ये आपके पास इफेक्ट है। और आप खुद बताओ अगर ये रस्सी कट जाएगी तो ये क्या ब्लॉक कभी चल सकता है, कभी नहीं चलेगा। ये चल इसी स्ट्रिंग की वजह से रहा है। तो यही टेंशन है जो इसको ए का एक्सेलरेशन दे रही है। तो एक तो वर्टिकल वाली जो आपके पास इक्वेशन है, वर्टिकल में आपके पास ये आर किसके बराबर होगा, M1G। अभी इसका कोई भी यूज नहीं है इस इक्वेशन का, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन आएगा तो इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। और ये T का जो फोर्स है ये आपके पास इस M1 मास को A का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास हो गई। तो हमारे पास दो अननोन हैं। दो कौन कौन से अननोन है आपके पास, एक आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, एक आपको टेंशन नहीं पता। और अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं। अगर दो अननोन होते हैं, टी और ए अननोन है और आपके पास दो इक्वेशन है, तो हम इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन एक फाइनाइट वैल्यू निकाल लेते हैं। M2 और G की वैल्यू अगर आप रख दोगे यहाँ तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a, ये क्वेश्चन 1। और दूसरी क्वेश्चन आपके पास कितनी हो जाएगी, 20a, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 50 इज इक्वल टू 25a। a की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर अगर आप टेंशन को निकालना चाहते हो तो 20 इंटू 2, ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 40 न्यूटन की टेंशन आ जाएगी। ऐसे ही एक काम और कर रहे हैं, वो जो आपके पास पुली है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, एक T की टेंशन इधर, एक T की टेंशन इधर। और यहाँ से ये जहाँ पे आपके पास इसका एक एक्सल होगा, जहाँ पे ये आपके पास यहाँ हिंज लगा होगा, बंधा होगा, वहाँ से एक नॉर्मल फोर्स इसके इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जिसकी वजह से ये पूरा स्टेबल स्टेशनरी है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पुली पे एक टेंशन इधर होगी, ये T की टेंशन आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे इधर, पुली पे इधर, इस ऑब्जेक्ट पे T की टेंशन ऊपर, पुली पे नीचे। और यहाँ पे जहाँ पे एक्सेल लगा होगा इसका, एक छोटा सा आपके पास एक लोहे का टुकड़ा होगा जिस पे पुली बंधी हुई होगी, उसके थ्रू एक कॉन्टैक्ट फोर्स N
इसको इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा। अभी पुली हम लोग जो है इसको डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने एक पूरा क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो आपके पास M1 20 kg का है, M2 5 kg का है, और ये सिस्टम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही हम इसे रिलीज़ करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये नीचे जाना शुरू कर देगा, ये आगे जाना शुरू कर देगा। इसकी FBD में आपके पास टेंशन और M2G, इसकी FBD में आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, वेट और टेंशन तीनों, और आपके सामने इस तरह से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो आपके पास ये एक पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमने तीनों फोर्सेस को इन्वॉल्व करा। तीनों फोर्सेस का मतलब हमने वेट को भी इन्वॉल्व करा, हमने नॉर्मल रिएक्शन को भी इन्वॉल्व करा, और हमने टेंशन को भी इन्वॉल्व करा। इसी को लेते हुए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। और ये मान लीजिए आपके पास एक टेरेस है, ये टेरेस पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। ये जो बच्चा है इसका मास 40 kg का है, और एक ऑब्जेक्ट को ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, और ये ऑब्जेक्ट आपके पास कितने का है, 20 kg का। तो एक 40 किलो का आपके पास एक लड़का जो है वो टेरेस पे खड़ा है, और इस टेरेस पे से वो धीरे धीरे किसी ऑब्जेक्ट को, ये नीचे आपके पास मान लीजिए ये आपके पास ग्राउंड है, और इस ऑब्जेक्ट को ये धीरे धीरे खींच के ऊपर लेके आना चाहता है। जो M1 मास है वो 40 kg का है, जो आपके पास M2 मास है वो आपके पास 20 kg का है। और हमको बताना क्या क्या है, पहली चीज हमको ये बतानी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरी चीज आपको बतानी है नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉय। इस बच्चे के ऊपर नॉर्मल फोर्स और इस ऑब्जेक्ट के जो आपके पास टेंशन आपने ली है वो आपके पास कितनी होगी वो आपको निकालनी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, FBD ऑफ M2, ये जो M2 है इसकी FBD बनाएंगे। इस पे आप बहुत आसानी से बता दोगे 20G का फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, T की टेंशन ऊपर की तरफ है, और ये हम बहुत धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, कोई भी हमको जल्दी नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जो हमें आना है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास जो ऊपर आएगा, ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास ऊपर आएगा, ये इस समय की इसमें कोई भी सीमा नहीं है। सुबह से खींचना शुरू करो, शाम तक पहुंचाओ, हर मोमेंट पे ये रुका हुआ सही दिखेगा। तो आपके पास हमेशा ये टेंशन किसके बराबर होगा, 20G, यानी टेंशन कितनी होगी 200 न्यूटन। तो ये तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया कि इस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है, 200 न्यूटन आपके पास होगी। अब अगर आप FBD उस बच्चे की करेंगे यानी M1 की करेंगे तो क्या क्या फोर्सेस है उसको देखिए। ये आपके पास बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पे mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स जो है ऊपर एक्ट करेगा, और T की टेंशन भी इस पे कहाँ लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही होगी। तो आपको बस ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ है और जो खींच रहा है उस पर टेंशन नीचे की तरफ है। जो एक्शन और रिएक्शन कपल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, R, यानी जो नॉर्मल फोर्स मिल रहा है वो किसके बराबर हो जाएगी, T प्लस mg, यानी R की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 200, T हमने निकाला हुआ है। मास आपके पास इसका मास हमने M1 लिया हुआ था, वो 40 × 10, तो जो रिएक्शनल वैल्यू आएगी, रिएक्शनल फोर्स आएगा वो कितना आया, 600 न्यूटन का ये फोर्स आपके पास आया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपने देखा कि हमने टेंशन को दोनों तरफ लिया, इस पे टेंशन नीचे की तरफ, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनती है M2G और T आपके पास लगते हैं, इसके ऊपर टेंशन T नीचे, M1G नीचे और रिएक्शनल फोर्स ऊपर। यही रिएक्शनल फोर्स अगर आप टेरेस को देखोगे तो यही रिएक्शनल फोर्स टेरेस पे लग रहा होगा कितना, 600 न्यूटन का। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास टेरेस थोड़ी सी कमजोर हुई तो टूट सकती है, क्योंकि टेरेस के ऊपर जो आपके पास बच्चा खड़ा है
उसका तो आपके पास 400 न्यूटन का फोर्स लग ही रहा है, और उसको खींचने की वजह से 200 और ऐड होके जो रिएक्शनल फोर्स है वो आपके पास कितना आया, 600 का रिएक्शनल फोर्स आपके पास आया। इसी क्वेश्चन को हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। इस बच्चे ने, ये टेरिस इसकी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, ये टेरिस का टूटने का डर था, तो इसने एक नया अरेंजमेंट बनाया। वो क्या नया अरेंजमेंट है उसको देखो। उसने एक पुली का इस्तेमाल किया। उस बच्चे ने एक पुली का इस्तेमाल किया, और उस पुली की मदद से उसने अब ये जो आपके पास रस्सी है इसको खींच के, वही आपके पास 20 केजी वाला ऑब्जेक्ट, वही आपके पास 40 केजी वाला बच्चा अब काम करेगा। और अब आप देखोगे टेरिस के ऊपर रिएक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। तो ये टेरिस के ऊपर रिएक्शनल फोर्स कैसे कम हो जाएगा, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, FBD ऑफ M2, इसकी FBD बनाओगे। इसकी ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे पहले बनी थी। M2G डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस पे टेंशन T ऊपर करेगा, एक्सेलरेशन है नहीं आपके पास, तो T बराबर किसके हो जाएगा, M2G, यानी T बराबर 20 × 10, यानी T की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 200 न्यूटन। तो इस ब्लॉक के ऊपर तो कोई भी चीज़ें आपके पास चेंज नहीं हुई, जितना आपके पास 200 न्यूटन का जो टेंशन थी वो उतनी ही है। लेकिन अब अगर आप इस बच्चे की FBD बनाओगे, इस बच्चे की FBD बनाओगे, तो यहाँ पे इसका M1G वो तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, रिएक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। लेकिन अब इस बच्चे पे टेंशन कहाँ एक्ट कर रही होगी, अगर इसके थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं हल्का सा चेंज करके आपको बना के दूं, तो ये अब आपके पास खींच रहा होगा इसको, वो आप थोड़ा सा हाथ ऊपर की तरफ होंगे और खींच रहा होगा, तो वो दिख जाएगी टेंशन, T की टेंशन, जो आपके पास हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी आपने पिछले जो है लेक्चर में सीखी थी। तो ये T की टेंशन ऊपर की तरफ होगी। दोनों मिला के अब आपके पास क्या होगा, T + R = M1G। T हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 200, R की वैल्यू हमको निकालनी है। M1 आपके पास 40 है, G 10 है, तो R कितना हो गया, 200 न्यूटन। यानी अब जो टेरिस है, टेरिस पे अब जो रिएक्शनल फोर्स है, वो रिएक्शनल फोर्स आपके पास कितना लग रहा है, 200 न्यूटन का आपके पास रिएक्शनल फोर्स लग रहा है। यानी पिछले केस में जो आपके पास टेरिस के ऊपर फोर्स था वो कितना था, 600 न्यूटन का फोर्स था टेरिस पे, और इस बार ये आपके पास जो टेरिस के ऊपर फोर्स लग रहा है वो सिर्फ कितना लग रहा है, आपके पास 200 न्यूटन का टेरिस पे फोर्स लग रहा है। यानी अगर दोनों फोर्सेस को हम लोग कंपेयर करें तो कहाँ पे आपके पास ये टेरिस पे कंफर्टेबल है, इस सिचुएशन में ये टेरिस पे कंफर्टेबल है। उस पहले कंडीशन में इस बच्चे के साथ क्या हो रहा था, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, रिएक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और टेंशन कहाँ थी, नीचे की तरफ। लेकिन दूसरे केस में इसी बच्चे के ऊपर mg इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, रिएक्शनल फोर्स इसका जो है ऊपर की तरफ हमेशा एक्ट करेगा ही, T की टेंशन यहाँ पे ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे रिएक्शनल फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी, T + mg, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, mg - T। अगर ये इसके वजन से भी ज़्यादा भारी होगा तो ये बच्चा हवा में लटक जाएगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ये तो 20 केजी का है, ये 40 केजी का है। इमेजिन करो कि ये ज़्यादा बड़ा मास होता, 50 या 100 केजी का होता, तो ये खींचने की कोशिश करता तो ये खुद हवा में हो जाता। जैसे ही रिएक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कांटेक्ट आपके पास सरफेस से हट जाएगा। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन हम नहीं देख रहे। ये आपके पास एक NCERT का क्वेश्चन था जिसको मैंने आपके सामने रखा। वैल्यूज कुछ अलग हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा। कंसेप्ट आपके पास बिल्कुल सेम है जैसा कि NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग 3 फोर्सेस पढ़ चुके हैं। वेट, दूसरा फोर्स हमारे पास था नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा फोर्स आपके पास है टेंशन, और अब आपके पास एक नया फोर्स आप पढ़ने जा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स। जब आप फ्रिक्शनल फोर्स को पढ़ते हैं या आपके दिमाग में फ्रिक्शनल फोर्स आता है, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में जो शायद
आती होगी कि, और जनरली हम भी और आप लोग भी यही जवाब देते हैं कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स पूछें कि क्या होता है, तो आप फ्रिक्शनल फोर्स डेफिनेशन के तौर पे या दिमाग में जो एक चीज़ है बताते हैं कि वो फोर्स जो मोशन को रोक देता है, वैसा फोर्स जो कि मोशन को अपोज करता है। लेकिन आप अभी थोड़े समय में देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से दुनिया भर में चीज़ें जो चल पाती हैं, वो किस वजह से चल पाती हैं? इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चल पाती हैं। क्या फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चीज़ें रुकती हैं? यस। लेकिन क्या फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होगा तो कोई चीज़ चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी चीज़ है आपके पास कि अगर किसी को रुकना है तो भी उसे क्या करना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होगी। और अगर आपको चलना होगा, अगर गाड़ी चलानी है, साइकिल चलानी है, धरती पे कोई भी चीज़ अगर आपको सरफेस पे, ग्राउंड पे चलानी है, वो तभी चल सकती है। इवन आपको खुद अगर चलना है तो आपको क्या चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स। आप ऐसे किसी सरफेस के ऊपर नहीं चल सकते जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आप चल ही नहीं पाओगे, आप इमीडिएटली वहाँ पे स्लिप करके गिर जाओगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स की शुरुआत, इंट्रोडक्शन मैंने इसी तरीके से किया है कि आप इसको इस तरह से नहीं सोचोगे कभी भी कि ये मोशन को रोक देता है। हाँ, आप कभी भी कोई चीज़ फेंकते हो तो वो थोड़ी आगे जाके चीज़ रुक जाती है, और आंसर यही है क्यों रुकती है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन अगर आप साइकिल चला रहे हो, आप खुद चल रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तो उसमें जो मदद करता है गाड़ी चलाने में और आपको चलाने में, आपकी साइकिल चलाने में जो मदद करता है, वो कौन सा फोर्स है आपके पास? फ्रिक्शनल फोर्स। आप इमेजिन करिए कि अगर आपको साइकिल हवा में कर दी जाए तो क्या आप साइकिल चला पाओगे? कभी नहीं चला पाओगे। तो गाड़ी चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत नहीं, गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं, गाड़ी चलाने के लिए जो एसेंशियल चीज़ है वो आपके पास कौन सी चीज़ है? वो है सरफेस। गाड़ी एक बार को इंजन ना भी हो फिर भी उसे धक्का दे के हम चला सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर सरफेस नहीं हुआ तो चाहे कितनी ही महंगी आप गाड़ी ले लो, वो नहीं चलेगी। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप ये ध्यान रखना फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? जब ये मोशन को देता भी है, रोकता भी है, तो इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन between the two surfaces which are in contact. So this is the exact definition of frictional force कि it opposes the relative motion between the two surfaces which are in contact. यानी अगर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे तो ये फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि वो दोनों सरफेस आपके पास हमेशा साथ में जुड़े रहें। आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि आपके पास ये मेरा जो हाथ में मार्कर है, या आपके पास हाथ के ऊपर जो मार्कर रखा हुआ है, अगर मैं इस हाथ को आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ और ये जो मार्कर है ये भी मेरे हाथ के साथ साथ आगे जा पा रहा है, ये सिर्फ किसकी वजह से जा पा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर मेरे हाथ और इस मार्कर में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो जब मैं हाथ को ऐसे लेके जा रहा हूँ तो मार्कर वहीं रह जाएगा, मेरा हाथ नीचे से निकल जाएगा और मार्कर जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। तो अगेन इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन कैसा था फोर्स आपके पास? ये भी कैसा था? कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा है आपके पास? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द सरफेस है और नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। और अब देखना है हमको कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे समझेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब आपके सामने आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स के दो पार्ट आपको पढ़ने हैं, और भी तीसरा पार्ट भी है, लेकिन हम एक एक करके बात करेंगे। एक आपके पास है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की आपने शुरुआत करनी है, जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको समझना है, वो आपको किस तरीके से समझना है कि दो तरह के आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आपके सामने पहले आने वाले। एक रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है। वो रोलिंग फ्रिक्शन आपके पास कब आएगा? जब आप रोटेशन पढ़ोगे तभी उसको लेंगे हम। रोलिंग के समय फ्रिक्शन लगता है, उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन को और काइनेटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन को आप Fs से लिखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से लिखते हैं। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को किस तरह से कांटेक्ट से अलग करना चाहते हो। ये Fs आपके पास 0 से शुरू होके
अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाता है। ये कोशिश करता है स्टैटिक फ्रिक्शन की दो सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में हैं वो हमेशा कांटेक्ट में रहें। इस कोशिश के दौरान ये अपनी वैल्यू और इवन अपने डायरेक्शन को भी ये लगातार बदलता रहता है। अभी तक आपने पहला जो फोर्स पढ़ा था वो क्या कौन सा फोर्स था आपके पास? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा जिद्दी फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी नहीं बदल सकता। लेकिन बाकी जो दो फोर्सेस आपने पढ़े वो कौन कौन से थे? नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन दोनों ही फोर्स डायरेक्शन में तो कभी बदलते नहीं है, लेकिन आपके पास उनका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो जाता है। जीरो भी हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, आप दोबारा देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपने जो ये फ्रिक्शनल फोर्स लिया, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने डायरेक्शन को भी तुरंत चेंज कर लेता है। आप किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर खींच रहे हो तो ऊपर वाले को खींच रहे हो या नीचे वाले को खींच रहे हो, फ्रिक्शन उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ना सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड को जो है वो बदल सकता है, साथ ही साथ वो और क्या बदल सकता है? अपने डायरेक्शन को भी। तो पहले से ही ध्यान रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से Fs मैक्स तक जाता है। दिस Fs मैक्स इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग वर्ड हमेशा जब भी आप यूज करते हो तो लिमिटिंग वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए। तो ये आपके पास पूरी ताकत लगा के कोशिश करता है कि जो दो सरफेस हैं वो एक दूसरे के साथ रब ना करें, वो घिसे ना, स्लाइड ना करें। लेकिन उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा वो उनको नहीं रोक सकता। उस लिमिट से भी ज़्यादा अगर आपके पास फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सरेंडर कर देगा। सरेंडर करने का मतलब कि भाई अब आप लोग रब करना शुरू कर सकते हो। और जैसे ही रबिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे आपके पास कौन सा फोर्स आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये आपके पास इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू आपके पास क्या होती है? म्यू के इंटू आर। इसमें कोई आपके पास रेंज नहीं होती। अगर एफ के लगेगा तो इट इज ऑलवेज म्यू के इंटू आर। म्यू के आपके पास कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आर आपके पास जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन, और ये फिक्स वैल्यू आपके पास हो जाती है। लेकिन जहां पे आपके पास Fs मैक्स की बात आती है तो Fs मैक्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू आर। म्यू एस क्या कहलाता है आपके पास? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और बड़े मजे की बात है कि जो म्यू एस है ये ग्रेटर देन म्यू के है। और इसका कारण पूछोगे तो कारण क्या है होगा आपके पास? लॉ ऑफ इनर्शिया। बस आपको एक छोटी सी बात बता के मैं इस चीज को समझाना आगे शुरू करूंगा कि आपके पास अगर आप किसी चीज को इमेजिन करिए, आपके घर में एक अलमीरा है, उस अलमीरा को आपने धक्का दे के चल के दूसरी जगह शिफ्ट करना है, एक बड़ी सी अलमीरा को। तो आप जब फोर्स लगाते हो उसको पहले स्टार्ट करने के लिए आपको जितना फोर्स लगाना पड़ता है उसको कंटिन्यूअसली मूव करने के लिए आपको थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है। यानी इमेजिन करिए कि अगर आपके पास Fs मैक्स की वैल्यू आपके पास 200 न्यूटन होगी तो जो Fk की वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होगी? 190 न्यूटन। क्यों? क्योंकि Fs मैक्स आपके पास है म्यू एस इंटू आर और Fk की वैल्यू कितनी है? म्यू के इंटू आर। और म्यू एस जो है म्यू के से अधिक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि किसी चीज़ को अगर आपको पहले चलाना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 200 न्यूटन। और उसको चलाते रहना है तो आपको वो फोर्स की ज़रूरत कितनी पड़ेगी? 190 न्यूटन। तो हमेशा ये लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब ही क्या है कि जो चीज़ रुकी हुई है वो रुका रहना चाहती है, जो चीज़ चल रही है वो चलते रहना चाहती है। तो हमेशा पहली बार जब मोशन आप देना चाहोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी कंपैरेटिवली अगर आप उसको लगातार लेके चलाना चाहते हो। तो ये आपके पास एक इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इस इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि किस तरीके से हमने चौथे फोर्स का इंट्रोडक्शन लिया। चौथा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, दो भागों में बटा है तब जब स्टार्ट नहीं हुई चीज़ें Fs। अगर आप किसी चीज़ को धक्का देते हो, घर में आप बैठे हो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आप किसी अलमीरा को धक्का देते हो, क्या वो तुरंत चलना शुरू कर देती है? नहीं। आप अभी अलमीरा के ऊपर आप टेक लगा के भी खड़े हो सकते हो, किसी चेयर पे भी टेक लगा के खड़े हो सकते हो। तो क्या वो एकदम से चलने लगती है? नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि वहां पे उसको प्रिवेंट करने वाले फोर्सेस मौजूद हैं और वो फोर्स आपके पास क्या है? Fs मैक्स।
वो आपको जो है रोक के रखता है चीज़ों को, लेकिन अगर आपने उसको और ज़्यादा पुश किया आपने, तो फिर वो चल पड़ेगा, और जब वो चल पड़ेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स आपके पास कौन सा होता है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये आपके पास इसकी वैल्यू म्यू के इंटू आर। फिर ये आपके पास उसके बाद फिर आपके पास ये वैल्यू चेंज नहीं होती, म्यू के इंटू आर की कांस्टेंट वैल्यू आपके पास लगती रहती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको अगर जब हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करेंगे तो याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जनरली फ्रिक्शन के बारे में ये धारणा है, फ्रिक्शन के बारे में हमेशा से ये सोच होती है कि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव का मतलब जो एनर्जी को ईट अप कर जाए, एनर्जी को खा जाए। तो बस इंट्रोडक्शन है, आप इस चीज़ को याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कभी भी एनर्जी को खाता नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी को रखता है ये। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है आपके पास कि फ्रिक्शन के दो पार्ट हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन सिचुएशन को देखता है, पूछता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो वहाँ से गायब हो जाता है, फिर वो नहीं आएगा वो वहाँ पे, और उसकी जगह वहाँ कौन ले लेता है, एक दूसरी तरीके का नेचर का फ्रिक्शनल फोर्स जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। और नेचर वर्ड मैंने क्यों लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन एनर्जी नहीं खाता, काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी खाता है। और इसको आसान भाषा में बात करें कि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा सरफेस गर्म नहीं होगा, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा तो जो दो सरफेस हैं वो गर्म होना शुरू होंगे, और गर्म होते ही आपको पता है कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी एनर्जी कौन सी होती है जो तुरंत काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगला चैप्टर इसी के ऊपर आपके पास पढ़ोगे, वर्क पावर एनर्जी। लेकिन अभी बस फाइनल एक लास्ट चीज़ कि हमने फ्रिक्शनल फोर्स को इंट्रोड्यूस करा, इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तभी पिक्चर में आएगा जब दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, एंड इट ऑलवेज ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। और ये दो तरह से आपके पास इसका काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से Fs मैक्स तक रहेगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो सिर्फ Fk की वैल्यू होती है। म्यूएस और म्यू के वगैरह आपने देखा किस तरीके से है। तो ये सारी बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी अगर हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू लेना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये मेरे ख्याल से इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल होगा, और फिर हम लोग जो फ्रिक्शन के ऊपर के क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमारे पास 4 से 5 मिनट का समय बचा है, उसमें इस एग्जाम्पल को फिनिश करके एक हमको ग्राफ भी देखना है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए ये 10 kg का ब्लॉक है, और आपके पास ये एक सरफेस रखा है, इस सरफेस में अब आपके पास फ्रिक्शन है, म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, और म्यू के की वैल्यू जो है वो आपके पास अभी थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं वो 0.3 है। इतना डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आसान रहे इसलिए करते हैं। जनरली 0.4 और 0.38 ऐसे रहेगा, लेकिन अभी हमें वैल्यू से ज़्यादा कंसेप्चुअली हम इस चीज़ को लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो आपके पास, इससे पहले मैं क्वेश्चन शुरू करूं, एक चीज़ तो आपको पक्का है कि 10G नीचे की तरफ लग रहा होगा, रिएक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास है। तो यहाँ पे आपके पास R की वैल्यू क्या होगी, 10G, दैट इज 100 न्यूटन। तो अगर मैं आपसे पूछूं Fs मैक्स किसके बराबर होगा, तो Fs मैक्स की वैल्यू होगी म्यू एस इंटू आर, दैट इज 0.4 इंटू 100 यानी 40 न्यूटन। और Fk की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी, म्यू के इंटू आर यानी 0.3 इंटू 100, ये आपके पास कितना होगा, 30 न्यूटन। ये बहुत ज़्यादा मैंने डिफरेंस ले लिया है, लेकिन सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ आपको बनाना है और समझना है, वो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। ये आपके पास जो है अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पे आपके पास ये अप्लाइड फोर्स है, और ये आपके पास एक्सेस है फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सी जगह है आपके पास, Fs मैक्स। ये कौन सी जगह है आपके पास, F। अप्लाइड फोर्स अगर आपके पास जब तक कहां तक रहेगा, 40 न्यूटन तक। तो जितना आपके पास अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा।
यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो ब्लॉक है आपके पास 10 kg का, इस पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इमीडिएटली आपके पास एफएस लगेगा, और वो कितना लगेगा, 5 न्यूटन का। ये फोर्स आपने अप्लाई करा 5 न्यूटन का, एफएस आया कितना आया, 5 न्यूटन। अगर आपने फोर्स जो अप्लाई करा वो आपने 15 न्यूटन का अप्लाई करा, तो आपके पास ये जो एफएस आया ये कितना आया, 15 न्यूटन। आपको लगा शायद इधर धक्का देना थोड़ा मुश्किल है, आपने क्या किया, आप इस तरफ से जाके आपने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो एफएस इमीडिएटली अपना डायरेक्शन बदल देगा और दूसरी तरफ कैसे लगने लगेगा, 25 न्यूटन। तो पहली बार आपने एक फोर्स को देखा जो परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर लेता है। जब आप 5 न्यूटन से इधर धक्का दे रहे हो तो वो 5 न्यूटन से इधर लग रहा है, ना कम ना ज़्यादा, और इसको ये स्टैटिक रखा हुआ है। आपने 15 न्यूटन लगाया, ये तुरंत 15 न्यूटन का एफएस आपके पास इस डायरेक्शन में लगने लगा और इसको न्यूट्रलाइज करा। आपको लगा चलो इस तरफ धक्का नहीं देते, इस तरफ धक्का देते हैं, तो 25 न्यूटन का फोर्स आपने इस तरफ लगाया, एफएस 25 न्यूटन का ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू होगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि 3 डायमेंशनल आप 3 डायमेंशनल नहीं, आप पूरा 360 डिग्री की बात करोगे, तो भी आपके पास ये फोर्स जो है कंटिन्यूअसली आपके पास चेंज होते रहेंगे। हमारा समय जो है इसमें पूरा हो रहा है। ठीक इसी जगह से, ठीक इसी ग्राफ से, इसी क्वेश्चन से, इसी तरह के क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे। और आपके पास बस ये ध्यान रखना है, ये जगह आपके पास क्या कहलाती है, इम्पेंडिंग स्टेट। ये जो आपके पास है इम्पेंडिंग स्टेट, यहां पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया और यहां तक आपके पास कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं। तो ये फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट आपके पास हमारी तीन वीडियोस हो चुके हैं। अगले 2 में आपके क्लास 11 का पूरा पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 पार्ट आपके पास लेके, यानी 40 आवर्स के 5 लेक्चर्स, 40 मिनट्स के 4 लेक्चर का मतलब लगभग 200 मिनट्स हो गए, 3.5 घंटे के करीब में आपके पास जो है ये पूरा फोर्स कंसेप्ट विद न्यूमेरिकल एंड कंसेप्ट हम पूरा करेंगे। और बाकी आपको देखने होंगे लेक्चर्स, तो वो उसके 5 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन आपके पास होंगे।